चलो ठीक है देन। आज का जो ये सेट है हमारा, ये है हमारी मेरी आंसर की जिसमें मैंने अपेयर किया था। और कारण क्या था अपेयर करने का? सिर्फ एक, क्योंकि बच्चे अगर कहते हैं सर टफ पेपर था, आप तो इजी पैसेजेस कराते हो या इजी चीज़ें कराते हो, आज पेपर का स्टैंडर्ड कुछ और ही है, तो वही देखने के लिए एग्ज़ाम में बैठा था। ऐसा कुछ भी चेंज नहीं आया है जिसे मैं ये कह सकूँ कि हाँ कोर्स से बाहर की चीज़ें हो गई या जो हम रूटीन फॉलो कर रहे हैं उससे बाहर की चीज़, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये चीज़ मैं तुम्हें आंसर की को सॉल्व करते हुए प्रूफ करता हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ जो पढ़ाई गई है बैच में सारी की सारी वही है। ठीक है, अब ये मेरी आंसर की है, इसको देखो, इसका इंग्लिश का सेक्शन मैं तुम्हें सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, एरर पूछा है इसमें। क्या कहा है? द डे इज लॉन्गर देन ईयर ऑन वीनस। जो दिन होता है वो एक साल से ज़्यादा बड़ा होता है वीनस पर। ठीक है, अब इस चीज़ को समझो, तुम थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो ईयर है ना, तुमने इस ईयर को कभी भी बिना ए के नहीं देखा, है ना? भाई ईयर्स होता है तो 2 या 3 या 10 ईयर्स होता है, मतलब डिजिट बढ़ जाती है। लेकिन अगर एक साल होता है तो एक साल को कभी भी तुमने इसे बिना ए या एन के, सॉरी एन नहीं, ए के बिना नहीं देखा होगा। तो एरर पूछा है वैसे तो सेंटेंस में, और एरर भी कौन सा है जो मैं अपने स्केड्यूल में ग्रामर में सबसे पहले चैप्टर कराता हूँ आर्टिकल का, वहीं से है। तो ए या एन इस नाउन से पहले ज़रूरी है फ्लुएंसी के लिए। तो एक साल से ज़्यादा बड़ा दिन होता है वीनस पर, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो सबसे पहले तो एयर ढूंढो कहाँ पे है। एयर इसमें है, इसमें नहीं है, काट दो। इसमें है, इसमें नहीं है, काट दो। ठीक है, कट गया। अब हमारे पास पहला और तीसरा ऑप्शन है। तो अब तुम देखो, ओल डे इज लॉन्गर देन, अब ओल जो है एक से ज़्यादा होते हैं, ओल के साथ डे नहीं आ सकता, या तो ऑल द डेज हो या फिर द होल डे हो, ये अलग फ्लो। ओल के साथ डे नहीं आ सकता, इसलिए ये भी कट गया। अब एलिमिनेशन हमने 3 का कर दिया, अब बच गया हमारे पास सिर्फ एक। तो क्या चेंज करेंगे? अ डे इज लॉन्गर देन अ ईयर ऑन वीनस। वीनस पर एक साल से ज़्यादा बड़ा एक दिन होता है, ये बात यहाँ। बताओ, इसका आंसर चूज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी? ये शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम है, दो दो दिन एग्ज़ाम हुए थे हमारे, 6 पेपर्स बने हैं। तो 6 में से सेकंड शिफ्ट है ये, 10 दिसंबर को जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसका ये एग्ज़ाम है। और आराम से इजी इजी क्वेश्चंस जो तुम्हें पढ़ाए हुए हैं वही पूछे। ठीक है, चलो कोई डाउट होगा तो पूछना। अब मैं मूव करता हूँ आगे क्वेश्चंस। देखो मैंने इस सेट में, देखो यहाँ पर मेरा जो आंसर है चोज़न, वो थर्ड ऑप्शन चोज़न है मेरा। ठीक, तो मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये कुछ साबित करना चाहता हूँ कि यार मैं ये या ये वो। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि तुम जिसके अंडर में हो, जिसके अंडर में तुम गाइडेंस ले रहे हो, ऐसे वैसे नहीं है। कहीं कहीं बार एग्ज़ाम क्लियर, थोड़ा सा तुम्हें बैठने पर कॉन्फिडेंस फील हो कि हाँ हम इधर उधर ऐसे ही नॉर्मल जगह पर नहीं। बस इसलिए मैं तुम्हें अपनी आंसर की यहाँ पर दिखा रहा हूँ, केवल यही रीज़न है। ठीक है, और इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ हम जो कोर्स फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्टली वही पेपर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है यहाँ पर? ये देखो, सारे के सारे वर्ड जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं, सब के सब तुम्हें लिस्ट में दिए हुए हैं मैंने बैच में, सारे के सारे वहीं से पूछे गए। इसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना या करना, कोई भी चीज़ है ना, बढ़ा चढ़ा कोई चीज़ कहना या फिर करना। अब कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर कही जाए, उसका उल्टा क्या होगा? क्योंकि एंटोनिम पूछा है तो उल्टा होता है किसी चीज़ को कम करके बताना, जितनी उसकी नॉर्मल वैल्यू है उससे उसे कम करके बताना, ये इसका नॉर्मल आंसर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो आंसर तुम्हारे सामने अंडरस्टेट दिखाई दे रहा है, तो जो उसकी स्टेट है उससे अंडर, उससे थोड़ा नीचे दिखाना, साफ मीनिंग झलक रहा है, और आंसर इसका सीधा सीधा है। ठीक है, एम्फेसाइज होता है किसी चीज़ पर जोर देना, एम्फेसाइज किसी चीज़ पर जोर देना है, वर्ब है ये। अगर इसमें से लास्ट में से ई हटा दूं मैं, एम्फेसिस बन जाता है जो कि नाउन है, मीनिंग उसका भी जोर देना ही है। ठीक है, नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना। ठीक है,
किसी को इग्नोर करने की कोशिश करना, उपेक्षा करना, और जो लास्ट ऑप्शन हमारा बचा है वो है एम्बेलिश। इसका मतलब होता है सजाना या किसी चीज़ को सुंदर बनाना। ठीक है, ये है सारे वर्ड्स, और सारे के सारे तुम्हें जो मैंने लिस्ट दी हुई है वहाँ पर उनको सर्च करो अच्छे से, उन्हीं वर्ड्स को और उन्हीं के एग्जाम्पल सर्च करो, सारे के सारे तुम्हें पेपर में जो के तो मिलेंगे। एक चीज़ मैं क्लियर कहता हूँ, जो मैंने अनुभव किया है इस सेट में बैठने के बाद में, वो क्या है कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 98 क्वेश्चंस रिवाइज्ड हैं। मतलब सिंपल सी चीज़ है, अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस के सेट ले लो, और इसमें 100 और 200 मार्क्स वाले सेट्स ले लो, बड़े सेट्स ले लो, मतलब छोटे सेट मत लेना, 25 मार्क्स के या 50 मार्क्स के सेट मत लेना। यही मैं शेड्यूल यहाँ पर फॉलो कराता हूँ। तो 100 नंबर के और 200 नंबर वाले जो क्वेश्चंस, सॉरी 100 क्वेश्चंस वाले और 200 क्वेश्चंस वाले जो सेट्स होते हैं, ऐसे 50-60 सेट कर लो। यही शेड्यूल मैं यहाँ पर फॉलो करा रहा हूँ। 50-60 सेट जो है मैं तुम्हें 100 नंबर के और 200 नंबर कराऊंगा। अगर तुम इतना कर लेते हो तो 98 क्वेश्चंस आपको वहाँ पर ऐसे मिलेंगे जो आपको पहले से आप पढ़ चुके। जैसे एग्जैजरेट है, भले ही आप इसका आंसर ना दे पाओ एग्जाम में, लेकिन ये फीलिंग आपको ज़रूर आ जाएगी कि ये मैंने पढ़ा हुआ है। तो ये स्केड्यूल अगर तुम 6 से 8 महीने फॉलो कर गए मेरे साथ, तो इतना भी काफ़ी होता है किसी भी एग्जाम में 90+ का परसेंटाइल का स्कोर। ठीक है, तो दो ही क्वेश्चंस, केवल दो ही क्वेश्चंस या उनकी वोकेबलरी कह सकते हैं। क्वेश्चंस क्या, केवल वोकेबलरी कहते हैं, और तो कुछ नया होता नहीं है, ग्रामर सारी वही आती है जो। तो केवल दो ही क्वेश्चंस ऐसे कहे जा सकते हैं जो बिल्कुल नए रहे हों। अब अगर तुम 98 क्वेश्चंस अगर रिवाइज्ड हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, जैसे पहले दोनों क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में रिवाइज्ड हैं, तो 98 में से अगर तुम यार 92 या 93 भी करते हो, तो तुम किसी कोई ख़राब स्टेज पे थोड़ी ही हो। 90+ आते ही तो टॉपर्स कहे जा, है ना। तो 90+ है, मैं 90+ रहता हूँ, तुम्हें भी 90+ रहने की सलाह देता हूँ, यही करता हूँ, यही कराता हूँ, और यही तुम्हें भी करने की सलाह देता हूँ। ठीक है, तो इसी चीज़ को फॉलो करो, सिलेक्शन तुम्हारा टॉपर बन के होगा, अपनी मर्जी की पोस्ट का ये ध्यान रख, बट समय देना होगा, ये बात खास ध्यान। ठीक है, चलो। अच्छा, एक बार यहाँ तक कंफर्म करेंगे सभी को, सभी चीज़ें क्लियर है कि यहाँ तक की? जल्दी से बताओ, सभी को चीज़ें क्लियर है क्या? 40 to 45 मिनट्स की तुम्हारी डेली की क्लास होने वाली है। एक सेट में कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी, एक एक चीज़ क्लियर कराई जाएगी, ये बात ध्यान रखना। एक सेट में 2 या 3 दिन लग सकते हैं, उससे परेशान नहीं होना, बट इतना ध्यान रखना है एक एक चीज़ डिटेल में समझेंगे। ठीक, मेन टारगेट ही हमारा यही है कि हाँ, चलो हमें रेगुलर बने रहना है और एक रेगुलर रूटीन के साथ आगे बढ़ते, इतना सा है। ठीक, चलो सबको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, देखो सेंटेंस तो तुम्हें दे रखा है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस दे रखा है तुम्हें केवल भटकाने के लिए कि तुम्हारी 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, बस इसलिए। बट मेन क्वेश्चन क्या है कि एंटोनिम पकड़ना है, किसका? अंडरलाइंड वर्ड का, करेज का या करेजियस का उल्टा पकड़ना है। अगर तुम इतना भी देख लो तो सेंटेंस पढ़ने की कोई नीड नहीं। ठीक है, तो करेजियस का मतलब क्या होता है? साहसी या साहस से भरा, है ना, साहस से भरा। कावर्ड सभी जानते हैं, कावर्ड का मतलब क्या होता है? कावर्ड का मतलब होता है कायर। ओब्स्टिनेट होता है जिद्दी। ओब्स्टिनेट, ओबड्यूरेट, स्टबर्न, ये 2-3 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के सिनोनिम, तो इसका मतलब जिद्दी होता है। ठीक है, और मायोपिक क्या होता है? मायोपिक होता है अदूरदर्शी, या ऐसे कह सकते हैं निकट दृष्टि, जिसकी निकट दृष्टि ठीक हो, या जो जो दूर ना देख सकता हो। और ये चीज़ ना ऐसे कह सकते हैं कि कोई दूर की सोच ना रखता हो वहाँ पर भी चलेगा, और किसी की दूर की नज़र खराब हो वहाँ पर भी चलेगा। तो मायोपिक दोनों जगह पर चलता है। ठीक है, और काम का मतलब शांत होता है, ये भी आप जानते हैं। अब कोई भी वर्ड, पांचों वर्ड में से कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो तुम्हारी लिस्ट में ना हो, जो तुम्हें लिस्ट मैंने प्रोवाइड करा रखी है बैच में, कोई एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो वहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या था? मेरा चोजन फर्स्ट है, आंसर था फर्स्ट ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है क्या? फिल इन द ब्लैंक, मतलब थोड़ा सा हिंदी पढ़ना पड़ेगा, तो चलो।
ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ट, इसको बनाया गया था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया गया था टू लिंक एग्जिस्टिंग फोर्टिफिकेशन। उस टाइम के एग्जिस्टिंग मतलब जो मौजूदा फोर्टिफिकेशन थे, मतलब किलेबंदी वगैरह होती थी, किले वगैरह बनाए जाते थे, उनको लिंक करने के लिए इसको बनाया गया था। इनटू ए यूनाइटेड सिस्टम, इस सिस्टम में एक तरह का जो इकट्ठा सिस्टम चल रहा था। अब तुम एक बहुत बड़ी दीवार बना रहे हो, कई किलो को जोड़ रहे हो, वो किस लिए हुआ होगा? वो सुरक्षा के दृष्टि से हुआ होगा। इसीलिए यहाँ पर डिफेंस आंसर है, और बहुत बेसिक सा आपकी फ्लुएंसी में भी जाएगा, ये यूनाइटेड डिफेंस है ना। तो डिफेंस या प्रतिरक्षा के लिए ही ये होता है, इसलिए किया जाता है। एंड टू कीप द इन्वेडिंग मंगोल ट्राइब्स आउट ऑफ चाइना, और क्या करने के लिए किया गया था ये? कीप कीप आउट ऑफ का मतलब बाहर रखना, दूर रखने के लिए। किन को? मंगोल ट्राइब्स को चाइना से बाहर रखने के लिए, जो कि इन्वेड करते हैं, मतलब आक्रमण करते थे उस टाइम, उन्हें बाहर रखने के लिए बनाई जा रही। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इकोलॉजिकल पर्यावरण से संबंधित वर्ड है, तुम जानते हो। इरिगेशन होती है सिंचाई, इरिगेशन सिंचाई होती है। और कॉरपोरेट भी, तुम सारे वर्ड्स पुराने हैं, कोई भी वर्ड नया नहीं है। यहाँ पर एक वर्ड आया है, सेंटेंस में था, इन्वेड था। इन्वेड का मतलब चढ़ाई करना होता है, आक्रमण करना, ये ध्यान रखना। महक का क्वेश्चन है एक, कि सर आप हिंदी में पढ़ के सॉल्व करते हैं, बिकॉज़ मेरा ऐसे सॉल्व करने में बहुत टाइम कंज्यूम हो गया था। हाँ, मैं हिंदी में पढ़ के ही सॉल्व करता हूँ, बट इतना समझो, इतना समझो, मैं तुम्हें यहाँ पर जितना क्लियरली समझा रहा हूँ ना हिंदी में, इतना क्लियरली मैं नहीं समझता। मतलब इस सेंटेंस को, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ट टू लिंक एग्जिस्टिंग फोर्टिफिकेशन इनटू ए यूनाइटेड डिफेंस सिस्टम टू कीप द इन्वेडिंग मंगोल्स ट्राइब्स आउट ऑफ चाइना। मैंने ये इंग्लिश में पढ़ा पूरा सेंटेंस, तो पढ़ते पढ़ते मुझे इसका हिंदी मीनिंग क्लियर हो गया। मुझे इसका मीनिंग निकालना नहीं पड़ रहा है, बस इस बात का ध्यान रखो। मैं उस लेवल पर हूँ कि अब मुझे इसका मीनिंग निकालना नहीं पड़ता, पढ़ते पढ़ते मुझे पता लग जाता है। रही बात हिंदी मीनिंग की, तो मैं बच्चों को समझाने के लिए कि भाई इसका मीनिंग ये रहेगा, इसका मीनिंग रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर हिंदी मीनिंग लिखता हूँ। अदरवाइज मुझे नीड नहीं है हिंदी मीनिंग की, क्योंकि वो सेंस, वो चीज़ें माइंड में सेट हो चुकी हैं लगातार पैसेजेस करते करते, पैसेजेस पढ़ाते पढ़ाते, नॉवेल्स पढ़ते पढ़ते, न्यूज़पेपर्स पढ़ते पढ़ते, इनसे ये चीज़ें माइंड में सेट हो चुकी हैं, मुझे निकालना नहीं पड़ता मीनिंग। ये बात मैं क्लियर कह रहा हूँ। इंग्लिश में पढ़ा, पढ़ते पढ़ते क्लियर हो गया कि हाँ क्या कहना चाह रहा। जो बच्चा इतनी स्टेज पर आ जाएगा वो आराम से 1 घंटे के अंदर सेट को सॉल्व कर ले, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और इस स्टेज पर आने के लिए एकदम से फोर्थ गियर नहीं लगाना है, धीरे धीरे ये स्टेज आती है। अब मैं इसीलिए तो बोलता हूँ 6 to 8 months लगते हैं एक माइंड को जीरो से हीरो की कंडीशन में जाने के लिए। अगर कोई 1-2 महीने में ही करने की कोशिश करता है तो वो टेंशन के अलावा कुछ नहीं उसे मिले, ये ध्यान रखना। ठीक है महक, बताओ क्लियर हुई क्या बात जो मैंने बताई है तुम्हें? क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? क्वेश्चन भी पूरा हो गया है, सब क्लियर कर दो एक बार। क्लियर है सब कुछ यहाँ तक? आगे मूव कर रहा हूँ फिर मैं। समय लगे उसकी दिक्कत मत मानो, लेकिन एक बार बहुत तरीके से किसी काम को करो, ये खास ध्यान रखना। 6 to 8 months में हम वहाँ आसपास जा सकते हैं। आसपास नहीं सुमित, पूरा वहाँ जा सकते हो। बस इतना मैं कह रहा हूँ कि डेली 1-2 पैसेजेस का हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करो। शुरुआत में तुम वो हिंदी मीनिंग निकालोगे, और धीरे धीरे वो हिंदी मीनिंग खुद ब खुद निकलने लगे। जैसे मैंने कहा कि मैंने लाइन पढ़ी और पढ़ते पढ़ते इसका मीनिंग मुझे क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं उससे इसे पढ़ूंगा अलग और मीनिंग अलग निकालूंगा, नहीं, पढ़ते पढ़ते ही क्लियर हो जाता है, तभी जा करके हमारा आंसर तेजी से आता है। ठीक है, उस स्टेज पर तुम आराम से आ जाओगे। 6 to 8 months कम नहीं होते, बस तुम्हारा डेडिकेशन सही हो और गाइडेंस तुम्हारा सही हो, जो तुम्हें गाइड कर रहे हैं वो भी ठीक होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको छोटी छोटी सी चीज़ों में सालों निकलवा दिए जाते हैं, और कारण सिंपल है कि आप ही तो रेंट पे करेंगे इंस्टीट्यूट्स वगैरह के और हर जगह के। इसलिए ध्यान रखें थोड़ा सा। बेसिक जो स्टेज होती है जैसे ग्रामर वगैरह है, वो 3-4 महीने में कवर करके 6 से 8 महीने प्रैक्टिस सेट्स करो, आराम से तुम 90+ पहुंच जाओगे। इस बीच ये रूटीन कभी नहीं टूटना चाहिए कि डेली 1 या 2 पैसेजेस कर लो। ठीक है, ये रूटीन कभी ना टूटे, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया तुम्हें? अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
इनके जो आंसर्स है मैं बार बार अगर तुम्हें शो करूँगा, जैसे यहाँ पर इसका आंसर फोर्थ है और मैंने भी इसका आंसर फोर्थ लगाया हुआ है, तो इससे तो तुम्हें लेट हो जाऊँगा मैं थोड़ा सा, है ना। मैं आंसर यहाँ पर तुम्हें शो नहीं करूँगा, ये आंसर की मैं अपनी अपलोड कर दूंगा बैच में, वहाँ से तुम मेरे और अपने आंसर्स मैच कर लेना, ठीक है, तुम्हें पता लग जाएगा। 90 प्लस अगर आप हैं, चाहे 92 है, 94 है, 95 है, आप सही, ठीक है, ये ध्यान रखें। बाकी सब्जेक्ट से चीज़ें बाकी कवर की जा सकती। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है एरर पकड़ना है, और एरर में क्या कहा गया है, एक तो आई वाले पार्ट को अंडरलाइन कर रखा है, एक इन वाले पार्ट को, एक विद वाले पार्ट को, और एक ओन वाले पार्ट, बस इन्हीं चार में से कहीं ना कहीं एरर है और कहीं एरर नहीं है, इसने ये बात बोली है। तो आई स्टेड इन माई होम टाउन, मैं अपने होम टाउन में ही रुका, मतलब जहाँ पर मेरा घर था मैं वहीं पर रुका था विद माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, ऑन दी पेंडेमिक, पेंडेमिक के समय में, ठीक है। अब पेंडेमिक या महामारी, ये जो जैसे लॉकडाउन वगैरह हुआ था, तो इसमें कोरोना के लिए लॉकडाउन जो हुआ था, इस लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, ठीक है। तो पेंडेमिक पर का सेंस नहीं है, पेंडेमिक ऑन का सेंस नहीं है, ये ऑन गलत है। इस ऑन को काट करके हमें क्या करना है, ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अगर आप बहुत बेसिक सी फ्लुएंसी अपनी समझो तो आपको समझ में आएगा, पेंडेमिक के दौरान में वहीं पर रहा, के दौरान, है ना, ये फ्लुएंसी है यहाँ पर। तो इसलिए अगर आप ड्यूरिंग लगाओगे ऑन की जगह पर, देखो इनका जो सोल्यूशन है अभी प्रैक्टिस सेट्स का कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ना किसी बुक ने प्रिंट किया अभी तक, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले तो ये प्रैक्टिस हुई है, ये सेट्स हुए हैं, है ना। तो मैं अपनी समझ से ही तुम्हें सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो वो चीज़ देखते चलना, जैसी मेरी फ्लुएंसी है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बता रहा हूँ सोल्यूशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ अब क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक। तो फ्लुएंसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डायमंड इन द रफ। अब ये जो रफ है ये एक तरह से कोयले को शो कर रहा है ना। और डायमंड का मतलब हीरा, तुम जानते ही हो, तो मतलब एक हीरा, एक ऐसा हीरा जिसे अभी तक तराशा नहीं गया, जो अभी रफ एरिया में ही पड़ा हुआ है, मतलब अभी तक उसकी वैल्यू कोई नहीं जानता, अभी तक वो कोयला ही है, जब तक उसको निकालेंगे नहीं, उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, तब तक वो हीरे की शक्ल नहीं लेगा। तो इस तरह की फ्लुएंसी कुछ आ रही है। अब देखो कौन सा आंसर सबसे अच्छा मैच करता है इसके साथ। एन इंडस्ट्री ऑफ स्टार स्ट्रक एक्टर्स, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर बहुत बड़े बड़े सितारे हैं। अनपॉलिश्ड डायमंड्स, ऐसा डायमंड जो कि अनपॉलिश है, या टॉप मॉडल कह सकते हैं कोई, उसे तो खैर तराशा जा चुका है, टॉप मॉडल को तो तराशा जा चुका है, तभी तो वो मॉडल बना। ये क्या है, डायमंड अभी तक ये रफ में ही पड़ा हुआ है, मतलब अभी तक इसकी स्थिति कोई नहीं पहचानता। एक है अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद पोटेंशियल, एक ऐसा अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन जो पोटेंशियल तो जिसमें है लेकिन अभी तक उसको पहचाना नहीं गया, इसीलिए ये आंसर है। समझ में आ गया, बताओ क्लियर है क्या। अनसोफिस्टिकेटेड का मतलब सरल या सादा कह सकते हैं आप, सरल या फिर सादा, मतलब बहुत सिंपल सादा सा दिखता है कोई पर्सन, सिंपल सादे तरीके से रहता है, लेकिन उसकी पोटेंशियल, उसकी क्षमताएं कुछ और ही हैं, है ना। तो इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आंसर फोर्थ क्यों, ठीक है। चलो अब आगे मूव कर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 तो हो गया, 7 देख लेते हैं। हाँ, 7 क्या है, ध्यान से सुनो, समझो। इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी बच्चों ने गलत भी कर दिया है, मैं समझा देता हूँ। आई एम बिजी टुडे, मैं आज बिजी हूँ, आई रैदर बी बी द मीटिंग टुमारो। ऐसा करते हैं, आई वुड रैदर का मतलब मैं अपनी तरफ से तुम्हें चॉइस रख रहा हूँ कि भाई हम क्या करेंगे, कल मीटिंग रख, ठीक है। तो यहाँ पर गुड आफ्टरनून कुंद, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एक बार मैं तुम्हें इसका आंसर शो करता हूँ। मेरा जो चोजन आंसर है वो फर्स्ट है, एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी फर्स्ट ही इसका आंसर है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये सोचते हैं ना, टुमारो देखा और टुमारो में कहा कि हैज़ की सही फॉर्म भरनी है। अब टुमारो के साथ बच्चे क्या सोचेंगे, हैज़ की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, ये सोच करके कि यार ये तो फ्यूचर का सेंट है, तो फ्यूचर में हेड हो जाएगा, लेकिन इससे जस्ट पहले यहाँ पर वुड आया हुआ है, ये वुड को ही शॉर्ट में अपोस्ट्रोफी करके डी लगाया हुआ है, तो ये वुड शो कर रहा है, ठीक है। अब वुड हो, कुड हो, या कोई भी पास्ट की मॉडल वर्ब हो, ये दिखाती है कि इसके बराबर वाला सेंटेंस
प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमको इसका आंसर पास्ट में होगा, क्योंकि ये भी खुद में पास्ट फॉर्म है, पास्ट का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है ना। अच्छा, अब आंसर चलो मैंने इस बेस पर हैज़ काट दिया ये वाला भी और हैज़ काट दिया ये वाला भी। अब कुछ बच्चे क्या है, बीन में भी कंफ्यूज्ड थे कि सर बीन वगैरह की फ्लुएंसी आ रही थी, है ना। नमस्ते रमेश, नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो बीन की भी फ्लुएंसी आ रही थी। अब ये देखो तुम्हारा इसके तुरंत बाद में नाउन है, और बीन का मतलब बीन के या तो तुरंत बाद में एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो जा करके मैं यहाँ पर रख लूँ, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तब रख लूँ, है ना। यहाँ पर कोई वर्ब है ही नहीं इसके बाद में, बीन के बाद में। और बीन के बाद अगर कोई वर्ब ना हो तो उसका मीनिंग कई बार ऐसा होता है किसी जगह घूमने जाना, लेकिन मीटिंग के साथ ऐसा कुछ है नहीं। मीटिंग के साथ फ्लुएंसी आ रही मीटिंग रखने की, इसलिए बीन के यहाँ कोई चांसेस नहीं। इसीलिए इसका आंसर पहला था। ध्यान रखना इस बात का, बहुत से बच्चों ने इसमें हैड और हैज़ में कंफ्यूज होकर के इस क्वेश्चन को गलत किया। ठीक है, ये सोच करके कि टुमारो लिखा हुआ है, आने वाला कल है, फ्यूचर है, तो प्रेजेंट ही होगा, जबकि होना चाहिए था हैड। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया क्या? एक बार आंसर कर दो। हैप्पी न्यू ईयर शाहबाज। आशीर्वाद तो हमेशा ही बना हुआ है, चिंता क्यों करते हो। बस प्रैक्टिस सेट्स करते रहो, मेरे साथ बैच में करते रहो, और अलग से भी प्रैक्टिस सेट्स करते, है ना, अगर टाइम मिलता है तो। अदरवाइज दूसरे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट्स भी देखो ना। बस जमे रहो प्रैक्टिस सेट में तो सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी अपने आप। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर की विशेस के बीच एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि सर अभी समझ में नहीं आया है क्वेश्चन। चलो तो फिर से समझाते हैं। जीएस ने सब खराब कर दिया। मैंने तो तुम्हें बताया था कि सारे सब्जेक्ट पर बराबर फोकस रखना, है ना। हैप्पी न्यू ईयर पंकज। जीएस तो गड़बड़ करती ही है भाई, इसमें तो टीचर्स घुटने टेक देते हैं 35-40 तक, तो तुम तो स्टूडेंट्स हो यार। जीएस तो काम खराब करती ही है। खैर, महक का ये क्वेश्चन है कि सर ये कैसे हुआ। तो देखो मैं इतना बताता हूँ, इस टुमोरो को भूल जाओ। आंसर हमारा इन दो में से है। बहुत से बच्चों ने सेकंड आंसर लगाया है जबकि वो नहीं था, आंसर पहला था। क्यों था? क्योंकि आई वुड रेदर ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है वुड को, तो ये आइड बोला जाएगा ऐसे, है ना। ये ऊपर वाली जो फुल फॉर्म मैंने लिखी है ये है। अब वुड जो है पास्ट फॉर्म है, अब पास्ट के साथ में जो अगला टेंस होगा वो कॉम्बिनेशन भी पास्ट का ही होगा, इसीलिए यहाँ पर हैड आएगा। आप हैज़ नहीं लगा सकते, ये बात खास याद रखिए। बस इसी वजह से आपका आंसर जो है क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड इसका आंसर नहीं हुआ। बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है पेपर में टुमारो को। ठीक है, अब आंसर करो महक, क्लियर हुआ क्या? जैसे वुड है, वुड है ना, इस तरह की चीज़ें जो है, तो जो भी पास्ट की फॉर्म्स है ना, पास्ट का टेंस दिखाती हैं, तो पास्ट का टेंस दिखा रही है तो वो ये भी बता रही है, ये हिंट दे रही है कि उसके आसपास पास्ट टेंस भी चाहिए हमें, प्रेजेंट हम नहीं लगा सकते। ये रीज़न था, है ना। बताओ ज़रा, क्लियर हो गया क्या? हाँ, विल होता तो हैज़ होता, ये कंफर्म्ड है। बिल्कुल सही पूछा मैं, विल होता तो हैज़ होता, ये कंफर्म्ड। ठीक है, वैसे वुड रैदर फ्रेज होता है, विल रैदर फ्रेज नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, चॉइस यहाँ पर दिखाई गई है, वुड रैदर या वुड सूनर या हैड बेटर या इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं, इनसे चॉइस दिखाई जाती है कि यार ऐसा करते हैं, कल मीटिंग रख लेते हैं, ये वाली फ्लुएंसी सेंट। ठीक है, ऐसा करते हैं, कुछ इस तरीके से इसकी फ्लुएंसी आ रही है आई वुड रैदर की। ठीक है, चलो अब आगे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है हमारा। ब्लैक एंड वाइट में कराऊं जिससे आंसर ना दिखे? ठीक है, इसी बुक को, इन्हें सेट्स को प्रिंट कर लेने दो, फिर तुम्हारे सामने सारे सेट्स ब्लैक एंड वाइट में ही आ जाएंगे। अभी तो जो आंसर कीज़ हैं, आंसर की से सोल्व करा रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये आंसर की करा रहा हूँ मैं अपनी, केवल तुम्हें ये बताने के लिए कि हाँ पेपर टफ नहीं था। अगर तुमने ध्यान से देखा हो, पेपर टफ नहीं था, हमारे आंसर भले ही गलत हुए हों। ठीक है, इस सेट के बाद, इस आंसर की को कराने के बाद जो हमारा शेड्यूल चलेगा ना, 200 क्वेश्चंस वाले सेट का चलेगा पहले।
पहले 200 क्वेश्चंस वाले कुछ सेट्स कवर करेंगे, और फिर जब हमारा एग्ज़ाम आएगा, इस बार का जो एग्ज़ाम हमारा है 2025 वाला स्टेनो का, वो नवंबर में है। तो एग्ज़ाम से 3 महीने पहले हम एसएससी स्टेनो के सेट्स का जो शेड्यूल है वो रूटीन फॉलो करेंगे। बट अब तब तक 3-4 महीने जो है हम क्या करेंगे, अभी केवल 200 क्वेश्चंस वाले बड़े सेट सोल्व करेंगे। जब हम वो काफ़ी सेट्स कर चुके होंगे तो स्टेनो के सेट्स तुम ये कहोगे कि यार ये तो बड़े इजी हैं, है ना। तो ओवरऑल मैं तुम्हें कहूँ तो मैं तुम्हें टफ लेवल पर लेकर के चलूंगा, ताकि तुम्हें अपना स्टेनो का सेट ईजी लगने लगे, है ना। तो ये ध्यान रखना, इस आंसर की के पूरे होते ही 2 या 3 लेक्चर में आंसर की पूरी हो जाएगी, है ना। 100 क्वेश्चन से पूरे हो जाएंगे, पूरे होते ही 200 क्वेश्चंस वाले जो सेट्स मैंने बैच में अपलोड किए हुए हैं, पहले उन्हें सॉल्व कर। जितने बड़े और बढ़िया सेट करोगे उतनी ज़्यादा और हर लेवल पे प्रैक्टिस होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स सी 8th क्वेश्चन हमारा क्या कहता, ठीक है। सुमित का क्वेश्चन है, थोड़ा ग्रामर के बेसिक्स खराब हैं तो यहाँ थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं सुमित, बेसिक्स खराब हैं, ग्रामर को साइड बाय साइड करते रहना। नेक्स्ट जो बैच है वो ग्रामर का ही है, उसमें ग्रामर के ही टेंसेस वगैरह से स्टार्टिंग से बिल्कुल शुरू करने वाला हूँ आज से ही, ठीक है। तो वहाँ पर ग्रामर भी साइड बाय साइड चलते रहने दो, और प्रैक्टिस सेट भी करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में वोकेबलरी मिलती है। एक सेट में आपको जो 100 क्वेश्चंस का सेट है उसमें कम से कम 50-60 वर्ड नए मिलते ही हैं। अगर आपने पहले से कुछ लिस्ट मेरी याद कर रखी है, जो बैच में है, लिस्ट याद नहीं कर रखी है तो 100+ वर्ड्स मिलेंगे एक ही सेट में, है ना। तो सेट तो करते ही रहो, चाहे तुम्हारी ग्रामर खराब हो चाहे तुम्हारी ग्रामर ठीक हो, क्योंकि वो ग्रामर जब ठीक हो जाती है ना, उसके बाद एक ही सबसे बड़ी चीज़ है जो इरिटेट करती है एग्जाम क्लियर करने में, वो है वोकेबलरी। तो वोकेबलरी को स्टार्टिंग स्टेज से ही करते रहो। आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो समझ के चलो कि इसमें वोकेबलरी भी हमें डेली मिल रही है, वो वोकेबलरी याद करते रहना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 100 क्वेश्चंस में से 90+ क्वेश्चंस जो होंगे उनमें वोकेबलरी सारी पुरानी है। केवल 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं जिनमें वोकेबलरी थोड़ी नहीं आ जाए, और वो हमारे स्कोर पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। ये बात ध्यान रखना। जितनी लिस्ट तुम्हें वोकेबलरी की दी हुई है और जितने सेट करा रहा हूँ, बस इनकी वोकेबलरी याद कर लो और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो सेट कंटिन्यू करके रहना है, ये बात याद रखो, ठीक है सुमित। ग्रामर साइड बाय साइड ले लो, कोई बात नहीं। यहाँ कम समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, 10 सेट 15 सेट के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन वोकेबलरी तो मिल ही रही है ना, वो चीज़ ध्यान रखना। तो प्रैक्टिस सेट का तो रूटीन छोड़ना ही नहीं है भाई, चाहे तुम्हें ग्रामर आती है या चाहे चाहे नहीं आती है, ये ध्यान रखो। अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। कुछ क्वेश्चन आज सोल्व करा देता हूँ, कल इसकी पूरी ग्रामर सेक्शन वोकैब सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर परसों करेंगे इसके पैसेजेस। 2-3 लेक्चर में ये सेट खत्म हो जाएगा तुम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डियर डॉटर, प्यारी बेटी, शी सेड केयरेसिंग हर चीक्स, उसने बोला ऐसे केयरएस करते हुए उसके गालों को, मतलब उसके गालों पर प्यार से हाथ सहलाते हुए। केयरएस, केयरएस का मीनिंग लिख लो, CARESS, यहाँ से वोकेबलरी का वर्ड है। इसका मीनिंग लिख लो प्यार से सहलाना। तो अपनी बेटी के गालों को प्यार से सहलाते हुए उसने बोला, हैव यू कम टू कंफर्ट मी इन माई टाइम ऑफ नीड, क्या तुम मुझे आराम देने आई हो मेरी ज़रूरत के समय में। भाई क्या तुम यहाँ पर इसलिए आई हो कि तुम मेरी हेल्प कर सको, तुम मुझे थोड़ा सा आराम पहुँचा सको। ये बात उसने अपनी अपनी बेटी से उसके गालों पर प्यार से हाथ फिराते हुए कही, ठीक है। अब इसका आंसर हमें चूज करना है। ये बात देखो, सबसे पहली बात, हैज़ आया है तो हैज़ का जो टेंस होगा वो पास्ट बदल जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो हैज़ का हेड होना है, सबसे पहली बात तो ये है। तो हैज़ का हेड जो है पहले क्वेश्चन में नहीं है, काट दो। दूसरे में हेड है, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। तीसरे और चौथे को देखो, तीसरे में भी हेड नहीं है, इसे भी काट दो। चौथे में हेड है, ये आंसर हो सकता है। अब देखो, केयरेसिंग हर डॉटर्स चीक्स, केयरेसिंग हर डॉटर्स चीक्स, यहाँ तक सब सेम चल रहा है। शी सेड अफेक्शनेटली, शी आस्क्ड अफेक्शनेटली। अब देखो, सेड लगाओगे या आस्क लगाओगे, देखो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्वेश्चन किया गया है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं, इसीलिए आपका आंसर फोर्थ है। बात समझ में आ गई, सेड की जगह पर आस्क्ड कर दिया, इसीलिए आपका आंसर कौन सा हो गया, चौथा हो गया। छोटी छोटी सी चीज़ में आंसर दे जाएंगी, ठीक है। 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा लगा लो तो आंसर बिल्कुल कंफर्म हो जाए, ये ध्यान रखें। एक क्वेश्चन को
सोल्व करने में आधा मिनट से ज़्यादा लगता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और मैं तो फिर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव तो 5-5 6-6 सेकंड में कराता हूँ तुम्हें सोल्व, और ये भी बताता हूँ कि कैसे हुआ, क्या तुम्हें पेपर में देखना है, ये बात समझ के चलो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो चुका है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। वेयर वर यू लाफिंग। अब देखो वाजवर है और आईएनजी है, पैसिव वॉइस में बदलना है। वाजवर आईएनजी का पैसिव होता है वाजवर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। दैट मीन्स वाजवर बीइंग और लाफ्ड जिसमें भी होगा वही आंसर होगा। तो वाजवर बीइंग लाफ्ड इसमें है, आंसर हो सकता है। इसमें वाजवर नहीं है, इसमें वाजवर नहीं है, इसमें वाजवर नहीं है, सीधा सीधा कट गया। दैट मीन्स ये कह दिया इसने ले जाओ नंबर बस सीधा सीधा। जब वॉजवर से अलग कुछ है ही नहीं। ठीक है, वॉजवर ही आना चाहिए, और तो इसीलिए आंसर आपका पहला है। तो ये क्वेश्चन कितनी देर का है, ये क्वेश्चन पेपर में 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बच्चों को उनको ज़्यादा तेज़ी से समझ में आएगी जिनकी ग्रामर ठीक है। जिन बच्चों को ग्रामर थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से समझ में नहीं आ रही है वो ग्रामर करते रहना साइड बाय साइड बैच में मेरे साथ। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू ज़रूर रखो क्योंकि वोकैबलरी यहाँ से रोज़ मिलेगी। ठीक है, 20-30 वर्ड डेली मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। द गीता इज मोस्ट सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज, यहाँ पर कहा गया है। और हिंदी क्या है, हिंदी कहती है कि जो गीता है वो क्या है, सबसे ज़्यादा सेक्रेड पवित्र बुक है इसकी, हिंदूज की। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आंसर बी है। इसने क्या दिया हुआ है, बी आंसर है। दैट मीन्स इस वाले पार्ट में एरर है। क्या एरर है, देखो बुक है, गीता इज द मोस्ट हो जाएगा या फिर अ मोस्ट हो जाएगा, ए भी चलता है कई बार। अगर सुपरलेटिव की पहचान ना देना चाहते हो, केवल नॉर्मल फ्लुएंसी देना चाहते हो तो ए भी चलता है, लेकिन सुपरलेटिव के साथ द तो आता ही है। कहाँ से पूछा गया, मेरे शेड्यूल का सबसे पहला जो चैप्टर है आर्टिकल, वहाँ से ए एन या द की बेसिक बात। ठीक है, वहाँ मैंने क्लियरली समझाया था सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये छोटा सा एरर था आर्टिकल का। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मीनिंग क्या है, रिकम्बेंट। ठीक है, क्या पूछा गया है, रिकम्बेंट का आपसे पूछा गया है सिनोनिम। इसका मीनिंग पता होते हुए, जो यहाँ पर इन वर्ड्स का अगर मीनिंग तुम्हें सबका पता है तो आप इसे आराम से लगा सकते। अच्छा देखो, इन सब के मीनिंग देख लो ज़रा। अपस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है भाई, सीधा खड़ा हुआ होता है। ठीक, इसके अलावा जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है क्या बताऊं इसका मीनिंग, या तो कह सकते हैं आप पराजित, या आप कह सकते हैं पैरों में गिरा हुआ, पैरों में गिर जाना या पैरों में गिरा हुआ। अब इससे तुम निकाल सकते हो, क्या मीनिंग निकाल दोगे, इससे मीनिंग निकालोगे तुम एक तरह से लेटा हुआ, ये मीनिंग निकाल सकते हो। जबकि हमारे सामने रिकमेंड का जो मीनिंग होता है वो भी क्या होता है, लेटा हुआ होता है। तो प्रोस्ट्रेट का मतलब भी आपका क्या है, लेटा हुआ है। और रिकम्बेंट का मीनिंग भी क्या है, लेटा हुआ या पैरों में गिर जाना, है ना। ये जो सिमिलर से मीनिंग आ रहे हैं दोनों के। तो इसीलिए आप समझ गए होंगे कि सिनोनिम में बी आंसर क्यों है। बाकी ऑप्शंस देखो, अपराइट का मतलब भी सीधे खड़े होना, सीधे बैठना होता है ना, सीधे बैठना या सीधे खड़े होना। रिव्यू का मतलब किसी चीज़ को रिव्यू करना, किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, ये चीज़ हो गई। तो आंसर सेकंड ही क्यों है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई। ठीक है, अब इमेजिन करो कि पूरे 100 क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन में थोड़ी सी नई वोकैबलरी पूछ ली, तो क्या है तुम्हारे स्कोर पे असर डालेगा, ये बात सोच के चलना अगर तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़िया रही। ठीक है, ऐसे ऐसे सोचो कि रिकमेंड तुमने वर्ड पहले पढ़ा नहीं कभी, इमेजिन करो कि तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा, तुम्हारे लिए नया वर्ड है, और ऐसे ऐसे तुम्हें 2-3 क्वेश्चन फंस गए। लेकिन इन क्वेश्चन को छोड़ दो, अब बाकी जो क्वेश्चन है जो कि 95 प्लस है वो तुम्हारे सही हो जाए, तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे स्कोर पे फर्क नहीं डाल सकते। ये बात क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। खैर, कुछ नया मिला हो उसे नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पेशेंट कंज्यूम्ड मशरूम्स।
पेशेंट ने जो है मशरूम्स कंज्यूम कर ली फॉर हेल्यूसिनेटरी एक्सपीरियंस। हेल्यूसिनेटरी मतलब वही भ्रामक या भ्रमित करने वाला होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसने ये वाली ड्रग्स जो है कंज्यूम कर ली, मतलब उससे उसे भ्रम होने लगा, ऐसी उसने ड्रग्स ले ली ऐसे एक्सपीरियंसेस के लिए। बट द डॉक्टर एडवाइज्ड टू कंज्यूम, लेकिन डॉक्टर ने जो सलाह दी थी वो क्या दी थी कि भाई तुम केवल कंज्यूम करना, केवल कौन सी दवाई लेना, ये वाली ड्रग्स लेना। कौन सी ड्रग्स? हेल्यूसिनोजेनिक की उल्टी, मतलब कहने का इस ब्रैकेटेड वर्ड का एंटोनिम चुनना है। हेल्यूसिनेटरी जो तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करे, और इसका उल्टा क्या होगा? जो सिंपल हो, जो भ्रम पैदा ना करे। अब सिंपल की फ्लुएंसी रेगुलर से आ रही है, रेगुलर ड्रग्स लेना भाई, कोई इसी इधर उधर भटकाने वाली दवाई मत लेना। सीधी सीधी बात डॉक्टर ने कही थी यहाँ। ओवरऑल तुम ये पूरा का पूरा सेंटेंस ना पढ़ो, कोई इशू नहीं है। तुम बस ये देख लो कि ब्रैकेटेड वर्ड का, जो ये ब्रैकेट में वर्ड है, इसका एंटोनिम तुम्हें पकड़ना है, बस इतनी सी बात। तो हेल्यूसिनोजेनिक, हेल्यूसिनोजेनिक जो है इसका मतलब भ्रम पैदा करने वाला, और इसका उल्टा हो जाएगा सादा सिंपल। अब सादा सिंपल इन चारों में से कौन सा होगा? रेगुलर बन जाएगा, ये तो दिख ही रहा है ना। साइकेडेलिक ये जो है ये साइकिक से रिलेटेड है, मतलब मनोविकृति से रिलेटेड है। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, मनोविकृति संबंधी, मतलब जो तुम्हारे मन की स्थिति खराब होने से जुड़ी हुई है, ये ऐसी कहते। अब नॉर्मल भी असामान्य होता है, और फ्रीकी होता है डराने वाला, डराने वाला या असामान्य, जो तुम्हें थोड़ा नॉर्मल नहीं लग रहा, थोड़ा सा तुम्हें परेशान कर रहा है, चिंतित कर रहा है, ऐसी कोई चीज़ वो फ्रीकी कहलाती है, ठीक है। तो जो वर्ड तुम्हें नया मिला हो वो लिख लेना, और बाकी मीनिंग तो देखो सिंपल ही है। हाल्यूसिनोजेनिक या हाल्यूसिनेटरी, ये दोनों के दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है? भ्रम पैदा करना, ठीक है, ये ध्यान रखें। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th हो गया हमारा कंप्लीट, और ये आया आपका PQRS। तो आंसर तो हमारे सामने है ही, लेट्स सी कि इसके क्रम के अकॉर्डिंग इसका हिंदी सेंस देख लेते हैं, और कोई वोकेबलरी का नया वर्ड मिलता है तो उसको देख, ठीक है। यहाँ से आपका ये शुरू हो रहा है, ABCD 4 पार्ट है, ठीक है। इन चारों को मैच करना है, तो आंसर के अकॉर्डिंग चलते हैं। फिलहाल तो हमें केवल मीनिंग निकालना है, और आंसर हमारे सामने क्लियरली है ही, मैंशनड है। तो आगे बढ़ जाते हैं, क्या कहा गया है यहाँ पर? सबसे पहले डी बोला जा रहा है, स्लीप डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन का मतलब किसी चीज़ में कमी होती है, किसी चीज़ से वंचित रखना होता है, मतलब अगर आप कम सो रहे हैं, हैज़ फ्राइटनिंग कंसिक्वेंसेस, इसके जो है डराने वाले, फ्राइटनिंग का मतलब क्या होता है? डराने वाले, और कंसिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? परिणाम। बहुत सिंपल सिंपल से मीनिंग है, कोई नया मिले तो लिख लेना। और फ्राइटनिंग कंसिक्वेंसेस फॉर मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, मतलब आपके शरीर में जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चलती रहती है, के लिए इसके डराने वाले परिणाम हैं, अगर आप कम सोते हो या फिर आपकी नींद में कमी आती। इसके बाद कहा गया है ए में बोला जा रहा है क्या? रिसर्चर्स हैव 5 मेडिकल सेंटर्स, रिसर्चर्स के पास 5 मेडिकल सेंटर हैं अराउंड द कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री में। फाउंड जो कि स्थापित किए गए, सॉरी, फाउंड दैट जिन्होंने पाया कि इंसोमनियाक्स, मतलब जो कम सोते हैं, इंसोमनिया का मतलब नींद ना आना या अनिद्रा वाली जो चीज़ होती है उसे कहते हैं। तो जो लोग कम सोते हैं वर ऑल्सो सिग्निफिकेंटली लाइकली टू हैव पुअर हेल्थ। तो वर ऑल्सो सिग्निफिकेंटली लाइकली, वो सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण रूप से, मतलब बहुत ही डराने वाले रूप से कह सकते हो, या बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से कह सकते हो, वो संभव होता है कि उनकी पुअर हेल्थ हो जाए। लाइकली का मतलब संभावित होता है, संभवतः उनकी पुअर हेल्थ हो सकती है, सच एज उसमें चेस्ट पेन भी उन्हें हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, डिप्रेशन में वो जा सकते हैं, डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं ड्यूरिंग डेली ड्यूटीज़, डेली के अपने काम करने में उन्हें मुश्किलें आ सकती हैं जो नींद कम लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बी, इवन टेम्पोररी स्लीप, यहाँ तक कि अगर आप टेम्पोररी स्लीप लॉस भी आपको होता है ना, मतलब कभी कभार अगर स्लीप लॉस होता है, या कैन डिसरप्ट, ये भी बेकार कर सकता है किसको? बॉडी की कैपेसिटी को,
टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। किस चीज़ की कैपेसिटी को? जब जो बॉडी होती है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करती है और हमें अलग अलग चीज़ें देती है, अलग अलग एसेंशियल चीज़ें देती है। तो उसकी कैपेसिटी को भी ये रोक सकता है, उसकी कैपेसिटी को भी कम कर सकता है अगर आप टेम्पररी नींद नहीं लेते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप कभी किसी दिन नहीं सोते या पूरा नहीं सो पाते हैं या टाइम से नहीं सो पाते हैं या कुछ और आपकी बायोक्लॉक में चेंजेस आते हैं कि आपको नींद नहीं मिल रही, तो उसके बाद आपको क्या होता है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स में को तोड़ने की, ब्रेक डाउन करने की जो कैपेसिटी होती है आपकी बॉडी की, उसमें आती है। इंटरफियर विद हॉर्मोन्स, आपके हॉर्मोन्स चेंज होने लगते हैं। एंड एग्रीवेट डायबिटीज़, उससे डायबिटीज़ बढ़ सकती है, उससे हाई ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है ना। अगर आप ये बात देख भी सकते हो कि कभी कोई सोता नहीं है टाइम से तो वो दूसरों पर, सब पर गुस्सा करते हुए घूमता है, यार मैं ये नहीं, मैं इसी तरह से क्यों, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है और आंखों में नींद है, काम करना पड़ रहा है, तो है ना, तो उससे नुकसान तो होता ही है, हेल्थ पे तो टोटल नुकसान होता ही है उसका। उसके बाद आता है सी, तो मेक टाइम फॉर वट एवर हेल्प्स यू स्लीप। तो उस चीज़ के लिए समय निकालें जो भी तुम्हें नींद करने में, नींद लाने में हेल्प करे। ठीक है, मेक टाइम फॉर वट एवर, ऐसी किसी भी चीज़ के लिए टाइम निकालें जो तुम्हें नींद लाने में हेल्प करे। ठीक, वेदर इट्स एक्सरसाइज, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो मसाज हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, और ए फ्रेग्रेंस बाथ, चाहे वो सुगंधित स्नान हो, है ना। फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है? सुगंध से भरा हुआ, और बात का मतलब स्नान, नहाना। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हें नींद लाने में हेल्प करे। कई बार ऐसा होता है ना, हम नींद लेने के लिए अपने बेड पर जा चुके हैं और हम घंटों तक बस सोचते ही जा रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही है। तो नींद लाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी हो वो चीज़ करना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि पूरे टाइम सोते रहेंगे, लेकिन हाँ, नींद को डिसरप्ट नहीं होने देना। जो आपकी नींद के आवर्स हैं उस टाइम सोना ही सोना चाहिए। बेस्ट आवर्स जो होते हैं सोने के, वो होते हैं 9 PM to 4 AM, यही 7-8 घंटे बेस्ट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। कुछ नया मिला हो वर्ड तो इसमें नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हम्म, अब बताओ। इसमें तो यार एरर तुम लोग बताओगे। वंस ऑन अ टाइम देयर वॉज ए ब्रेव किंग। एक बार की बात है कि एक बहादुर राजा था। इसमें तो एरर तुम लोग बताओ, आंसर तुम्हारे सामने है, एरर यहाँ है। कौन बताएगा? बताइए, एनी वन ऑफ यू। एरर भी, आंसर भी तुम्हारे सामने है, बस तुम्हें बताना है कि आंसर में चेंज क्या करूं। फोन में गड़बड़ है, ये चीज़ क्लियर है, बस आपको ये बताना है कि क्या गलती है। महक का आंसर इन आया है, सुष्मिता का आंसर अपॉन आया है। एनीवन एल्स? ये एरर तुम्हें बताना चाहिए, बहुत इजी एरर है। एक बार की बात है कि एक बहादुर राजा था। इतनी सी इसकी हिंदी है। कौन बता रहा है? चलो मैं बताता हूँ। सुष्मिता का आंसर यहाँ पर सही है। तुमने तो मूवी भी देखी होगी यार, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। वंस अपॉन अ टाइम फ्रेज होता है, एक बार की बात है। समझ गए? फ्रेज याद कर लो, ये एक बार की बात है ना। तो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, ये मूवी भी आई थी, वहां से भी तुम याद कर सकते थे इसको, है ना। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, तो वो तो तुम अपने आप ही डिस्कस किया करो। ठीक है, सुष्मिता का आंसर सही था। महक समझ में आ गया होगा तुम्हें, आई बिलीव। ठीक है, 15th पर चलते हैं। कोई चीज़ नई लगेगी तो नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एरर का पूछा गया है, और क्या क्वेश्चन है देखो। कॉम्पनसेशन, ठीक है मैं, compensation that the government agreed to provide to the dependents of the train accident is fairly less. गैस नहीं कर पाए? वैसे बेसिक फ्रेज है, बस लिख लेना इसको, वंस अपॉन अ टाइम, है ना, ये ध्यान रखना। तो देखो अब, यहाँ पर इसने आंसर दिया है डी पार्ट में, ट्रेन एक्सीडेंट इज फेयरली लेस। ये क्वेश्चन मैं करता हूँ सभी बच्चों से, उन बच्चों से जिन्होंने मेरा ग्रामर का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, वहीं से ये क्वेश्चन आया है।
बताइए, कौन बताएगा? क्या यहाँ पर एरर आपको लग रहा है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एनी वन ऑफ यू? आज की क्लास हम इस क्वेश्चन के बाद ड्रॉप करेंगे, कल को इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में ग्रामर का टाइम हो रहा है तो मुझे टेंसेस शुरू करने हैं। अभी क्लास शेड्यूल होगी और नेक्स्ट 10 to 15 मिनट में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? ग्रामर के लिए टेंसेस वगैरह करेंगे नेक्स्ट बैच। जल्दी से बताओ। एनी वन ऑफ यू? ये मेरा क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स से है जो मेरी ग्रामर पढ़ चुके हैं कंप्लीटली। कोई बताना चाहेगा? शाबाश, तुम काफ़ी टाइम से हो बैच में, तो बता सकते हो कि क्या एरर होगा, या फिर मैं बताऊं? फेयरली में क्या, महक? आंसर तुम्हारा सही है, फेयरली में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इस फेयरली को तुम्हें बदल देना है रादर में। ना, इन्हें फेयरली मैनर नहीं होगा सुष्मिता, वॉज वगैरह भी नहीं होगा सुमित। फेयरली की जगह पर रादर आएगा। ये क्या है? अगर तुम में से किसी ने भी मेरी ग्रामर कंप्लीट कर लिया तो वहां पर रिकॉर्डेड चैप्टर्स हैं, देखो सारे। वहां पर एडवर्ब के चैप्टर में मैंने फेयरली और रादर के बीच में डिफरेंस बताया था, और वहां पर मैंने बताया था तुम्हें कि जैसे मान लो तुम कोई कॉफ़ी पी रहे हो, कॉफ़ी के साथ में तुम फेयरली हॉट भी कह सकते हो, कॉफ़ी को तुम फेयरली हॉट भी कह सकते हो और रादर हॉट भी कह सकते हो। मतलब कॉफ़ी गर्म है, तुम्हें बोलना तो ये है। फेयरली रादर का मीनिंग कुछ होता नहीं है, फेयरली और रादर दोनों का ही मीनिंग कुछ नहीं होता है, लेकिन ये इशारा करता है। किस चीज़ पर इशारा करता है? कि तुम्हें चीज़ अच्छी लगी या बुरी लगी। जब भी तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसे फेयरली के साथ कहा जाता है, जब भी तुम्हें कोई चीज़ खराब लगे तो उसे रादर के साथ कहा जाता है। ध्यान रखना, इनका मीनिंग कुछ भी नहीं होता है, बस प्रेफरेंस दिखाई जाती है कि अच्छा बता रहे हो या बुरा बता रहे हो। तुमने कॉफ़ी की एक सिप ली और वो तुम्हें अच्छी लग रही है, मतलब जो उसका टेम्परेचर है वो तुम्हें बहुत पसंद आ रहा है, तो वहाँ पर फेयरली यूज़ कर लो। अगर तुमने एक सिप ली और तुम्हारी जीभ जल गई, मतलब तुम्हें उसका जो टेम्परेचर है वो पसंद नहीं आ रहा, तो वहाँ पर रादर होट कर, ठीक है? कि भाई मुझे थोड़ा देर रुकना पड़ेगा ताकि तब तक ये टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, फिर उसके बाद मैं पी लूँ, फिर वो रादर होट की कंडीशन। ऐसे ही यहाँ पर देखो, जो कॉम्पेंसेशन, जो हर्जाना, कॉम्पेंसेशन का मतलब हर्जाना या रकम या राशि वगैरह होती है, जो गवर्नमेंट राजी हुई तो प्रोवाइड, प्रोवाइड करने के लिए किसको? डिपेंडेंट्स की, डिपेंडेंट्स को राजी हुई ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट्स, जो ट्रेन एक्सीडेंट में जो लोग मारे गए उनकी जो फैमिलीज है, या उन पर जो डिपेंडेंट लोग थे, उन पर जो निर्भर लोग थे, उनको जो राशि देने पर गवर्नमेंट राजी हुई वो फेयरली लेस है, मतलब वो कम है बहुत ज़्यादा। अब कम है मतलब आपको पसंद नहीं आ रही चीज़। जब कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो वहाँ फेयरली यूज़ नहीं करते, वहाँ रादर यूज़ करते। और पसंद आ जाती तो हम फेयरली। ये रूल मैंने कहाँ पढ़ाया? ये रूल मैंने एडवर्ब के चैप्टर में तुम्हें पढ़ाया है। वैसे तो मैं शेड्यूल से चलूंगा ही सारे चैप्टर्स में, लेकिन अगर तुम चाहो पहले चेक करना तो एडवर्ब के चैप्टर में रिकॉर्डेड सारे चैप्टर्स हैं, वहाँ जा करके चेक कर सकते। ये पढ़ाए हुए मैटर से आया हुआ है, ठीक है? अब बताओ सबको क्लियर हो गया क्या? बिकॉज आज की क्लास हम इसी क्वेश्चन पर ड्रॉप कर रहे हैं। जल्दी से बताएंगे कि क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, बताओ जल्दी से।